नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत गूंज न्यूज, जहां मिलती है देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले सबसे सटीक। आज है मंगलवार 31 दिसंबर 2025। दिन की शुरुआत करेंगे उन बड़ी और अहम खबरों के साथ जो सीधे आपसे जुड़ी है। शिक्षा, रोजगार, सरकार और आम जनता से जुड़ी हर अपडेट, तो बने रहिए भारत गूंज न्यूज के साथ। बिहार में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती TRE-4 प्रक्रिया जनवरी से शुरू होगी। इसके लिए 15 जनवरी तक बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेज दी जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को सूचना भवन में सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रिक्त पदों का आरक्षण के हिसाब से रोस्टर क्लियरेंस कराया जा रहा है। TRE-4 में 25,000 से कम रिक्ति नहीं होगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि TRE-4 के तहत विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए 31 जिलों से रिक्ति मिल चुकी है। शिक्षक भर्ती के अलावा हाई स्कूल में 5500 पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति संभावित है। इसकी रिक्ति भेजने से पहले संबंधित विषय की STET माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जाएगी। विशेष विद्यालय अध्यापक के 7279 पदों पर नियुक्ति के लिए रिक्ति भेजी जा चुकी है। उन्होंने कहा, आगामी सत्र से शिक्षा का अधिकार कानून RTE को सख्ती से लागू कराया जाएगा। बच्चों की डुप्लीकेसी रोकने के लिए प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की भी आधार सीडिंग कराई जाएगी। RTE कानून का पालन नहीं करने वाले स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई होगी। इसके तहत निजी स्कूलों को 25% कमजोर और गरीब वर्ग के बच्चों का नामांकन लेना है। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव डॉक्टर B राजेंद्र, सचिव दिनेश कुमार, उच्च शिक्षा निर्देशक डॉक्टर NK अग्रवाल, निर्देशक प्रशासन मनोरंजन कुमार, उप निर्देशक जनसंपर्क दिनेश कुमार मौजूद रहे। BPSC से 2,27,000। शिक्षा मंत्री ने बताया कि तीसरे चरण तक कुल 2,27,195 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। सक्षमता पास करने वाले 2,66,786 विशिष्ट शिक्षक बने हैं। राज्य में 28,748 प्रधान शिक्षक और 4699 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति हुई है। 2005 में राज्य में शिक्षा का बजट 4341 करोड़ था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 72.652 करोड़ हो गया है। आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की है। निर्धारित समय सीमा के भीतर यदि पैन आधार लिंक नहीं कराया गया तो करदाताओं को कई गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ा असर आयकर रिटर्न के रिफंड पर पड़ेगा, क्योंकि बिना लिंक पैन के रिफंड की राशि रोकी जा सकती है। आयकर विभाग के अनुसार पैन आधार लिंकिंग का उद्देश्य कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना और फर्जी पैन कार्ड पर रोक लगाना है। समय सीमा बढ़ाने के बाद अब अंतिम अवसर दिया गया है। आयकर विभाग के वेबसाइट से खुद करा सकते हैं आधार पैन लिंक। चार्टर्ड अकाउंटेंट राज रंजन ने बताया कि पैन आधार लिंक कराने की प्रक्रिया बेहद सरल है। करदाता आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या SMS के माध्यम से यह कार्य स्वयं कर सकते हैं। इसके लिए आधार और पैन में नाम और जन्मतिथि का मिलान होना आवश्यक है। यदि किसी प्रकार की त्रुटि है तो पहले उसे सही कराना जरूरी होगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS में शामिल सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेजुएटी नियमों को लेकर बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। नए दिशा निर्देश में मुख्य रूप से उन कर्मचारियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो एक सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद दोबारा सरकारी नौकरी में शामिल होते हैं। पेंशन और पेंशन भोगियों कल्याण विभाग के हाल ही में इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि किन हालातों में कर्मचारियों को दोबारा नौकरी के लिए अलग से ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी। यह कदम कर्मचारियों के बीच चल रहे उन भ्रम को दूर करने के लिए उठाया है जो केंद्रीय सिविल सेवा NPS के तहत ग्रेजुएटी भुगतान संशोधन नियम 2025 को लेकर बने हुए थे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी कर्मचारी को नियम विरुद्ध ग्रेजुएटी का दोहरा लाभ न मिले, साथ ही सैन्य कर्मियों के हितों की रक्षा हो सके। विभाग ने NPS में शामिल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी सेवा को ग्रेजुएटी में जोड़ने के तरीके भी बताए हैं। अगर कोई अलग अलग ग्रेजुएटी लेता है, जैसे राज्य और केंद्र से, तो कुल राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि अगर पूरी सेवा एक जगह होती है तो कितनी राशि मिलती है। बिहार राज्य में अंतर जिला स्थानांतरित शिक्षकों के प्रखंड आवंटन कार्य अविलंब पूरा करने की मांग स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक संघ अध्यक्ष ने शिक्षा विभाग से की है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह ने कहा है कि 15 दिसंबर तक प्रखंड आवंटित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन अभी तक इन शिक्षकों का प्रखंड आवंटन का कार्य पूरा नहीं हुआ है। इससे ऐसे शिक्षकों के संशय की स्थिति है। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, तनाव, असफलता का डर और उससे होने वाले नुकसानों से निपटने के लिए एक नई पहल हो रही है। अब स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य सहायता का नियम अनिवार्य होगा। इसके लिए एक पोर्टल बनेगा। बिहार समेत देश भर के स्कूलों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता को लेकर यूनिफॉर्म नीति बनेगी। शिक्षा मंत्रालय की ओर से इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। बच्चे और शिक्षक परामर्श ले सकेंगे, यानी कि शिक्षा मंत्रालय की ओर से इसके लिए मानसिक स्वास्थ्य पोर्टल बनेगा। इसके लिए बैठक हो चुकी है। पोर्टल पर देश भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों का डेटा बेस जारी होगा। स्कूली बच्चे और शिक्षक इसकी मदद से त्वरित परामर्श हासिल कर सकेंगे। यह पोर्टल अध्यापकों और बच्चों को देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञों तक डिजिटली पहुंचने में एक पुल की तरह काम करेगा। शिक्षा के अधिकार RTE अधिनियम के तर्ज पर ही इस नियम को सभी संस्थानों के लिए बाध्यकारी बनाया जाएगा। इसके तहत सभी स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य समिति का गठन करना अनिवार्य होगा, जिसमें प्रधानाचार्य, शिक्षक, अभिभावक और काउंसलर शामिल होंगे।
राज्य में सरकारी स्कूलों के बच्चों के आंकड़ों में 31 दिसंबर तक सुधार नहीं हुआ तो संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। यह चेतावनी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को दी है। चेतावनी में कहा गया है कि 31 दिसंबर तक U22 2025-26 के स्कूली बच्चों और शिक्षकों सहित सभी आंकड़े पूरा नहीं किया तो कड़ी कार्रवाई होगी। बिहार लोगों को ठगी का शिकार करने के लिए साइबर अपराधी तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। साइबर पुलिस को आशंका है कि इस बार 1 जनवरी को लोगों के मोबाइल पर तरह तरह के डिजाइन वाले हैप्पी न्यू ईयर का संदेश भेजकर साइबर अपराधी लोगों से ठगी कर सकते हैं। क्योंकि पिछले साल कुछ लोगों को ऐसा ही निशाना, इसलिए साइबर पुलिस सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को इससे बचने के लिए जागरूक कर रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि आपके मोबाइल पर किसी प्रकार की लिंक आता है तो आप कभी भी उसे क्लिक या डाउनलोड नहीं करें। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें कि ऑनलाइन उन लोगों से बातचीत करने से बचे जिन्हें नहीं जानते हैं। अपने परिचित से ही ऑनलाइन संवाद करें। साइबर अपराधी दोस्ती का झांसा देकर बच्चों और युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले सकते हैं। नए साल पर सरकार की योजनाओं को लेकर भी कई फर्जी कॉल आ सकते हैं, जिसमें कहा जा सकता है कि 2026 में सरकार नई योजनाओं में आपको क्या लाभ देने जा रही है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के झांसे में कदापि नहीं आए। पटना साइबर थाने की ओर से सोमवार से 1 सप्ताह तक सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को इसके प्रति जागरूक करेगी। मोबाइल के सिम को लॉक रखें। साइबर थाना प्रभारी नीतीश चंद्र धारिया का कहना है कि यदि आप मोबाइल के सिम को लॉक रखते हैं तो साइबर अपराधियों से बच सकते हैं। यदि आपका मोबाइल भूल जाता है तो साइबर अपराधी उसे चाहकर भी आपराधिक खेल नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर छिड़ी बहस रविवार को ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के वार्षिक अधिवेशन का भी हिस्सा बनी। जम्मू कश्मीर से आए मौलाना आगा सैयद अब्बास रिजवी ने कहा कि वंदे मातरम का मतलब माँ तुझे सलाम है। मैं तो माँ को हमेशा सलाम करता हूँ, ताकि वंदे मातरम कहने के लिए हमको डराया जाता है। बोर्ड के संस्थापक सदस्य अम्मार रिजवी ने मौलाना आगा सैयद की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि वंदे मातरम हमारी मातृभूमि पर आधारित है। कुछ लोगों के पास मुद्दे नहीं हैं तो वह इसका सहारा ले रहे हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहने की जरूरत है। पिछले दिनों बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक मुस्लिम युवती का हिजाब छूने पर अधिवेशन में बड़ी नाराजगी जताई गई। बोर्ड ने कहा कि संविधान ने हमें मजहबी आज़ादी दी है। हिजाब, पर्दा या घूंघट यह किसी एक मजहब या फिरके से संबंधित नहीं रखते, बल्कि यह औरत की इज्जत की निशानी होते हैं। हिजाब का विरोधी करने वाले लोगों की निंदा करते हुए बोर्ड ने इसको भारत के संविधान के खिलाफ बताया। बोर्ड ने पिछले दिनों दिल्ली में हुए धमाकों और बड़े पैमाने पर विस्फोटक बरामदगी की निंदा करते हुए कहा कि शिया समुदाय दहशतगर्दी करने वालों, उनकी सरपरस्ती और उनको किसी भी तरह की मदद करने वालों को इंसानियत का दुश्मन मानता है। चीन के वैज्ञानिकों ने ऐसी मैगलेव ट्रेन का सफल परीक्षण किया जो सिर्फ 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच गई। TOI की रिपोर्ट के अनुसार चीन के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने इस सुपरफास्ट ट्रेन का टेस्ट किया। करीब 1 टन वजन वाली इस ट्रेन को 400 मीटर लंबे खास ट्रैक पर चलाया गया। टेस्ट के दौरान ट्रेन ने कुछ ही पलों में रिकॉर्ड स्पीड पकड़ ली और फिर उसे सुरक्षित तरीके से रोक भी दिया गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया और चीनी मीडिया में सामने आया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह अब तक की सबसे सुपर कंडक्टिव इलेक्ट्रिक मैगलेव ट्रेन है। इसे चीन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सेलरेशन टेक्नोलॉजी में लंबी छलांग के रूप में भी देखा जा रहा है। 30 साल पहले इसी यूनिवर्सिटी ने चीन की पहली मानव युक्त सिंगल बोगी मैगलेव ट्रेन विकसित की थी। इससे चीन मैगलेव ट्रेन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया था। CCTV की रिपोर्ट में बताया गया है कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के रिसर्च ने इस प्रोडक्ट में 10 साल का समय लगाया है। जनवरी में इसी टीम ने उसे टेस्ट लाइन पर 645 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड हासिल की थी। 2025 साल तो खत्म हो रहा है। लोग भी नई सोच के साथ नए साल का आगाज करने वाले हैं। साइबर क्रिमिनल भी अपनी क्रिमिनल सोच में नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। इसी में अब ऐसे क्रिमिनल आपकी FD को हड़पने में की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में आपको बस थोड़ी सावधानी और समझदारी से काम लेना है, नहीं तो आपकी FD कुछ ही मिनट में साइबर क्रिमिनल तोड़ देंगे। साइबर एक्सपर्ट बताते हैं कि क्रिमिनल आपके पास बैंक अधिकारी बनकर फोन करते हैं, आपको FD पर स्पेशल रेट्स या कहें कि पोंजी स्कीम का झांसा देते हैं। यही नहीं, क्रिमिनल नकली बैंक ईमेल, SMS, वेबसाइट, RBI अधिकारी व सोशल मीडिया के माध्यम से आपको एक फर्जी स्क्रीन दिखाते हैं या फिर आपको आपके आत्मविश्वास से आपको संपर्क करते हैं। वे अक्सर आपको आपके बैंक खाते या FD के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी देकर आपका विश्वास जीत लेते हैं। यह जानकारी क्रिमिनल ने फिशिंग या फिर अन्य तरीके से जुटा लेते हैं। 2025 साल जिसके बाद FD पर ऊंचा ब्याज मिलने की बात कही जाती है। यही नहीं, वे यह भी दावा करते हैं कि आपका खाता ब्लॉक कर दिया गया है, आपकी FD परिपक्व हो गई है लेकिन उसमें कोई समस्या है या KYC अपडेट नहीं होने के कारण खाता बंद हो जाएगा।
खराब खान पान और बिगड़ती जीवन शैली के कारण हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप जिसे कहते हैं की बीमारी बढ़ रही है। युवा भी इसकी चपेट में तेजी से आ रहे हैं। एक अध्ययन में सामने आया कि हाइपरटेंशन से पीड़ित एक दूसरे मरीज के परिवार में कम से कम एक अन्य सदस्य भी इस बीमारी से पीड़ित हैं। अमेरिका के अटलांटा यूनिवर्सिटी, दिल्ली के क्रोनिक रोग नियंत्रण केंद्र और एम्स दिल्ली के डॉक्टरों ने मिलकर यह अध्ययन किया है। इसके तहत ऐसे परिवारों के बारे में जानने की कोशिश की गई जिनके यहाँ कम से कम 2 या इससे अधिक लोग इससे पीड़ित थे। परिवार में खून का रिश्ता होने के कारण वंशानुगत वजहों से हाइपरटेंशन होने का जोखिम होता है। जो लोग अपने ब्लड प्रेशर की स्थिति जाने बगैर ऐसे परिवार में रहते थे जहां कम से कम एक सदस्य को हाइपरटेंशन है, तो उन्हें उन लोगों की तुलना में हाइपरटेंशन होने का जोखिम अधिक था जिनके परिवार में यह बीमारी नहीं थी। यदि कोई व्यक्ति ऐसे परिवार में रह रहा है जहां किसी एक को हाइपरटेंशन है, तो उसे यह बीमारी होने का जोखिम 1.39 गुना अधिक पाया गया। आंखों की पुतलियों से इंसान के मन की बात का पता लगाया जा सकता है। हाल ही में इस संबंध में ऑस्ट्रेलिया में स्थित जेम्स कुक विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने एक अध्ययन किया। उनके अनुसार आंखों की पुतलियों का आकार बदलकर हम किसी के छिपे हुए आकर्षण और मन की स्थिति को समझ सकते हैं। आंखों की पुतली का फैलना या सिकुड़ना पूरी तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड के नियंत्रण में होता है। इसे हम चाहकर भी नियंत्रित नहीं कर सकते। जब हमारा मन किसी चीज़ की ओर आकर्षित होता है या हम उत्तेजित महसूस करते हैं, तो हमारे शरीर का थेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे फाइट या फ्लाइट सिस्टम भी कहते हैं, सक्रिय हो जाता है। यह सिस्टम पुतलियों को फैला देती है। इसके विपरीत जब हम शांत होते हैं तो पैरासिम्पेटिक सिस्टम इन्हें छोटा कर देता है। बड़ी पुतलियां इस बात का संकेत है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों में गहरी दिलचस्पी ले रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार आंखों की पुतलियां आमतौर पर लड़ने, भागने, भोजन करने, नशीली दवाओं के असर और ध्यान केंद्रित करने के दौरान फैलती है। अध्ययन में एक रोचक बात यह सामने आई कि इस मामले में पुरुषों और महिलाओं का मन अलग तरह से काम करता है। पुरुषों की पुतलियां आमतौर पर उनकी स्पष्ट पसंद के हिसाब से फैलती है, वहीं महिलाओं के मन की प्रतिक्रिया जटिल होती है। उनकी पुतलियां अलग अलग भावनात्मक स्थितियों और दृश्यों पर अधिक विस्तार से प्रतिक्रिया देती है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि पुतलियों का बड़ा होना हमेशा पसंद करने का ही संकेतक नहीं होता है। मन के अन्य भाव भी आंखों का वैसा ही असर डालते हैं। निवेशकों के लिए यह 2025 बेहद खास रहा, क्योंकि सोने और चांदी की कीमतों में आए जबरदस्त उछाल के कारण उन्हें उम्मीद से बढ़कर मुनाफा मिला। दोनों ही धातुएं अपने सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इनकी कीमतों में यह तेजी अगले साल भी जारी रह सकती है और इसे निवेशकों को तगड़ा रिटर्न मिल सकता है। साल 2025 में सबसे शानदार प्रदर्शन चांदी ने किया। घरेलू बाजार में चांदी 2,42,000 प्रति किलो के पार निकल गई। 31 दिसंबर 2024 में इसके भाव 85,851 रुपये प्रति किलो थे। इस तरह बीते एक साल में चांदी ने 167% का जबरदस्त रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। बीते एक सप्ताह में ही इसकी कीमत में 28,000 रुपये प्रति किलो तक का तेज इजाफा हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चांदी की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन आपूर्ति सीमित हो गई है। इस वजह से उसकी कीमतों में लगातार तेज उछाल दर्ज किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चांदी ने इतिहास रच दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पॉट सिल्वर पहली बार $75 प्रति औंस के पार चला गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक वैश्विक स्तर पर मजबूत मांग और सीमित आपूर्ति के चलते चांदी में यह उछाल देखने को मिल रहा है। यह माहौल अगले साल भी जारी रहता है तो चांदी $100 प्रति औंस का स्तर छू सकती है। इस लिहाज से भारतीय बाजार में चांदी के दाम में 3 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकते हैं। अनिश्चित वैश्विक माहौल में सोना स्थिरता का भरोसेमंद विकल्प बना रहा। सोने ने महज एक साल में करीब 78% का रिटर्न दिया। 31 दिसंबर 2024 को जहां सोना 78,950 प्रति 10 ग्राम था, वहीं अब यह 61,900 की उछाल लगाकर 1.40 लाख 1,40,000 पार निकल गया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि नए साल में सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $5,000 प्रति औंस के पार निकल सकता है। इससे भारतीय बाजार में इसके दाम 1,60,000 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच सकते हैं। बिहार इंटर मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 में वीक्षण कार्य के लिए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में कई स्कूलों की लापरवाही के कारण विलंब हो रहा है। जिले के 199 विद्यालयों ने अब तक परीक्षा के वीक्षण कार्य के लिए शिक्षकों की सूची जिला शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई है। इस संबंध में जिला शिक्षा कार्यालय ने सभी स्कूलों से शिक्षकों की सूची मांगी थी ताकि समय पर परीक्षा कार्य के लिए उनकी नियुक्ति की जा सके। इसके बावजूद कई स्कूलों ने अब तक सूची नहीं भेजी है। पटना जिले ने 23 प्रखंड में से 6 प्रखंडों ने स्कूल में यह लापरवाही सामने आई है। इनमें सबसे अधिक स्कूल बाढ़ प्रखंड के हैं। बाढ़ के 54 स्कूलों ने सूची उपलब्ध नहीं कराई, जबकि दानापुर और पटना सदर प्रखंड के क्रमशः 38 और 36 स्कूलों ने सूची नहीं भेजी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट CUT UG 2026 के उम्मीदवारों के लिए एडवाइजरी जारी की है। NTA के अनुसार CUT UG 2026 परीक्षा का आयोजन मई 2026 में किया जाएगा। परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही उम्मीदवार वेबसाइट CUET.nta.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
एनटीए ने यह भी स्पष्ट किया है कि CUT UG 2026 की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान यदि किसी उम्मीदवार के आधार कार्ड और कक्षा 10वीं की मार्कशीट में नाम या अन्य विवरण मेल नहीं खाते हैं तो उन्हें आवेदन के समय विवरण सुधारने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इससे उम्मीदवारों को दस्तावेजों से जुड़ी त्रुटियों को ठीक करने में सुविधा मिलेगी। छात्र CUT UG 2026 से जुड़ी हर नई जानकारी और नोटिस के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in पर और cuet.nta.nic.in पर जाकर देखते रहें। CUT UG 2026 कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। इसमें अलग अलग सेक्शन होंगे। बिहार में लोगों को ठंड का टॉर्चर अभी तक और सहना पड़ेगा। पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार इस मौसम में सबसे ठंडा रहा। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से बड़ी चेतावनी जारी की गई है। बिहार के अधिकांश जिलों में अगले 5 दिनों तक घना और मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। साथ ही ठंडी हवा के कारण दिन में कनकनी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक नए साल के पहले दिन 1 जनवरी और दूसरे जनवरी के दिन को भी राज्य के अधिकतर जिलों के कुछ जगहों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। 1 जनवरी को पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, बांका, जमुई में लोगों को अधिक कनकनी महसूस होगी। साथ ही अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अनेक जगहों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक पटना, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, बेगूसराय, शेखपुरा, गया और जमुई में कोल्ड डे का अलर्ट किया गया है। जबकि पश्चिम और पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, शिवहर, सिवान, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सीतामढ़ी में घना कोहरा का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के नवादा जिले में सक्षमता परीक्षा के चौथे चरण में पास करीब 132 शिक्षकों के अंगूठे का बायोमेट्रिक मिलान सोमवार 29 दिसंबर से किया गया। यह काम 30 दिसंबर तक चलेगा, यानी कल तक ये काम चला। DPO स्थापना शिव कुमार ने बताया कि शहर के प्रोजेक्ट कन्या इंटर स्कूल में शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन लिया गया। जिले में चौथे चरण की सक्षमता परीक्षा में करीब 400 शिक्षक शामिल हुए थे, जिसमें 30% शिक्षकों ने सफलता पाई। हालांकि अभी तक जिला स्तर पर थंब इम्प्रेशन लेने के लिए स्थापना शाखा की ओर से शेड्यूल तय नहीं किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि 29 दिसंबर से बायोमेट्रिक मिलान की प्रक्रिया शुरू हुई और इस बार परीक्षा के पास शिक्षकों की संख्या करीब होने के कारण इस बार परीक्षा में पास शिक्षकों की संख्या कम होने के कारण बायोमेट्रिक्स मिलान का कार्यक्रम लंबा नहीं चला। गया जिला पिछले 10 दिनों से भीषण ठंड की चपेट में है। कोहरा, सर्द, पछुआ व कनकनी से जनजीवन बेहद प्रभावित है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक बार फिर वर्ग 5 तक के सभी सरकारी, निजी विद्यालय, कोचिंग संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्रों को 31 दिसंबर तक बंद करा दिया है। डीएम शशांक शुभंकर ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत ठंड को लेकर शिक्षण संस्थानों को सोमवार से बंद कराया गया है। इन शिक्षण संस्थानों में वर्ग 5 तक सभी शैक्षणिक गतिविधियां अब 31 दिसंबर तक बंद रहेगी। वर्ग 6 और इससे ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच पर्याप्त सावधानी के साथ जारी रहेगी। गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के LLR अस्पताल में जूनियर डॉक्टर ने जीवित मरीज को मृत बताते हुए पुलिस को सूचना दे दी। स्वजन पहुंचे तो पता चला कि उनका मरीज जीवित है। मामला जानकारी में आने के पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर जूनियर डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और वार्ड आया को निलंबित कर दिया है। 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित करके पूरे मामले की रिपोर्ट 3 दिन में तलब की गई है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मेडिसिन विभाग के वार्ड नंबर 12 में एक सप्ताह पहले 2 लावारिस मरीज भर्ती किए गए थे। इसमें एक की उम्र 60 वर्ष थी और उसे बेड संख्या 43 में रखा गया था। दूसरा मरीज 45 वर्षीय विनोद बेड संख्या 42 में था। बाद में पता चला कि वह गोविंद नगर का रहने वाला है। दोनों का पेट से संबंधित बीमारी थी और उनका इलाज डॉक्टर ब्रिजेश कुमार की निगरानी में चल रहा था। शनिवार को बेड संख्या 43 में भर्ती वृद्ध की मौत हो गई। उसका नाम नहीं पता चल सका। जूनियर डॉक्टर हिमांशु मौर्य ने जो पुलिस इंफॉर्मेशन बनाई उसमें वृद्ध की जगह जीवित मरीज विनोद की मौत की थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि शनिवार सुबह 10 बजे के करीब लावारिस की मौत की सूचना मिली थी। शव लेने के लिए पुलिसकर्मी पहुंचे थे। बाद में पता चला कि वह जीवित है। मामला शासन तक पहुंचा तो जूनियर डॉक्टर हिमांशु मौर्य, नर्सिंग स्टाफ सनी सोनकर और वार्ड आया रहनुमा को निलंबित कर दिया गया है। डॉक्टर ब्रजेश कुमार की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है, जिन्होंने जूनियर डॉक्टर की बनाई गई रिपोर्ट बिना चेक किए ही जाने दी। प्राचार्य प्रोफेसर संजय काला ने बताया कि जूनियर डॉक्टर के पास मौजूद फाइलें आपस में मिल गई, जिससे यह गलतफहमी हुई। 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है, जिसमें GSVM की उप प्राचार्य प्रोफेसर ऋचा गिरी, LLR अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक प्रो RKC और CMS प्रोफेसर सौरभ अग्रवाल शामिल हैं। विद्यालय स्टाफ से अभद्रता और छात्राओं को बुरी नीयत से देखने के आरोपी कार्यवाहक प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया गया है। विद्यालय प्रबंधक समिति की बैठक में प्रधानाचार्य के विरुद्ध विभिन्न शिकायतों पर चर्चा की गई और निलंबित कर दिया गया। साथ ही प्रधानाचार्य की जांच के लिए 2 सदस्यीय जांच समिति का गठन कर दिया गया। उधर DIO
DIOS के निर्देश पर 3 सदस्यीय अधिकारियों की जांच में प्रधानाचार्य को दोषी पाया गया। इस समिति ने भी प्रधानाचार्य जैसे पद से हटने की स्तुति की थी। मामला श्री सरस्वती इंटर कॉलेज अजीतगंज से जुड़ा है। कॉलेज के कार्यवाहक प्रधानाचार्य शैलेंद्र सिंह गौर के खिलाफ विद्यालय स्टाफ और छात्राओं के द्वारा कई बार शिकायतें की जाती रही। बीते 29 नवंबर को विद्यालय स्टाफ ने प्रधानाचार्य की शिकायत प्रबंधन समिति से की थी। इसी तरह 11 दिसंबर को कॉलेज के छात्राओं ने शिकायती पत्र देकर आरोप लगाए। स्टाफ द्वारा शिकायत की गई कि प्रधानाचार्य शैलेंद्र सिंह गौर द्वारा उनके साथ अभद्रता की जाती है, जबकि छात्राओं ने बुरी नियत से अधिकारियों की समिति ने जांच में पाया था कि दोषी कार्यवाहक प्रधानाचार्य शैलेंद्र सिंह गौर के खिलाफ पूर्व में ही शिकायतें हुई है। पूर्व में छात्राओं द्वारा भी गलत तरीके से छूने आरोप लगाए गए। पूर्व में भी दुबे की ओर से DIOS के शिकायत की गई थी। कहा गया था कि प्रधानाचार्य का चरित्र ठीक नहीं है। उनकी 2 सेवा पंजिका बनी है। प्रथम सेवा पंजिका दीवान महाराज सी इंटर कॉलेज जखा उरई जालौन में तैनाती के दौरान बनी थी, जिसमें चरित्र संबंधी प्रतिकूल प्रविष्टियां दर्ज थी। DIOS ने 3 सदस्यीय समिति ने सितंबर माह में जांच कराई थी, जिसमें प्रधानाचार्य को शिकायत का दोषी पाया गया और प्रधानाचार्य जैसे महत्वपूर्ण पद से हटाने की संस्तुति की थी। दिल्ली सरकार ने शिक्षक भर्ती की परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मार्च में होने वाली शिक्षकों की परीक्षा पर रोक लगा दी है। मार्च में DSSB की यह परीक्षा 5346 पदों पर होनी थी, जिस पर सरकार ने रोक लगा दी है। परीक्षा पर रोक लगाने का आदेश दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिया है। दिल्ली सरकार DSSB परीक्षा की आयु सीमा बढ़ा सकती है। अभ्यर्थियों की मांग के बाद सरकार उम्र सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। सूद ने कहा कि परीक्षा की नई तिथि अब जारी की जाएगी, जब आयु सीमा में छूट उपलब्ध करवा दी जाएगी। बता दें कि TGT और PGT अध्यापकों की भर्तियां DSSB परीक्षा के माध्यम से होनी है। अभ्यर्थी दिल्ली सरकार से TGT और PGT शिक्षकों की परीक्षा में उम्र सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अभ्यर्थियों की मांग है कि PGT के लिए उम्र सीमा 36 साल और TGT के लिए 32 साल की पुरानी आयु सीमा की फिर से लागू की जाए। अभ्यर्थियों की तरफ से PGT परीक्षा के लिए उम्र सीमा में 5 साल की छूट की मांग की जा रही है, जबकि दिल्ली में फिलहाल 30 साल उम्र वाले ही अभ्यर्थी DSSB परीक्षा दे सकते हैं। DSSB की परीक्षा में उम्र सीमा को लेकर जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक परीक्षा नहीं कराई जाएगी। जिन शिक्षकों के कंधों पर देश के भविष्य को गढ़ने की कमान है, वह अब स्कूल के आसपास लावारिस कुत्तों की पहचान करेंगे। जी हां, उत्तराखंड के तर्ज पर राजधानी यानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर लावारिस कुत्तों की गिनती करने का कार्य सौंपा गया है। यही नहीं, शिक्षा विभाग ने इसके लिए नोडल अधिकारी की तैनाती भी की है। शिक्षकों को शिक्षण संस्थान, स्कूल परिसर और आसपास घूम रहे लावारिस कुत्तों की गिनती की जिम्मेदारी निभानी होगी। साथ ही खेल परिसरों के पास भी आवारा कुत्तों के बारे में जानकारी देनी होगी। बिहार के नवादा जिले के प्रारंभिक, हाई व इंटर स्कूलों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा 31 दिसंबर तक देना होगा। उसके बाद ही उन्हें जनवरी का वेतन मिलेगा। जिन शिक्षकों को चल अचल की संपत्ति का ब्यौरा देना है, उनमें प्रधानाध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और नियोजित शिक्षक शामिल हैं। DO ने बताया कि शिक्षकों को अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरणी A4 साइज के सादे कागज में देने का निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS में शामिल सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेजुएटी नियमों को लेकर बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। नए दिशा निर्देश में मुख्य रूप से उन कर्मचारियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो एक सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद दोबारा सरकारी नौकरी में शामिल होते हैं। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने हाल ही में इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि किन हालतों में कर्मचारियों को दोबारा नौकरी के लिए अलग से ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी। यह कदम कर्मचारियों के बीच चल रहे उनके भ्रमों को दूर करने के लिए उठाया है, जो केंद्रीय सिविल सेवा संशोधन नियम 2025 को लेकर बने हुए थे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी कर्मचारी को नियम के विरुद्ध ग्रेजुएटी का दोहरा लाभ न मिल सके। साथ ही सैन्य कर्मियों के हितों की रक्षा हो सके। विभाग ने NPS में शामिल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी सेवा को ग्रेजुएटी में जोड़ने की तारीख भी बताए हैं। अगर कोई अलग अलग ग्रेजुएटी लेता है, जैसे राज्य और केंद्र से, तो कुल राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि अगर पूरी सेवा एक जगह होती तो कितनी राशि मिलती। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से कर्मचारियों को ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन नुकसान भी नहीं होगा। साथ ही सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति योजना आसान हो जाएगी और अनावश्यक मुकदमे कम होंगे। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS की ओर से B.Ed योग्यताधारी प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए शुरू होने वाले ब्रिज कोर्स के लिए बिहार में मुजफ्फरपुर के जिले से सबसे अधिक आवेदन आए हैं। इस कोर्स के लिए मुजफ्फरपुर से अब तक 676 शिक्षकों ने आवेदन किया है। वहीं समस्तीपुर जिला दूसरे नंबर पर है, यहाँ से सर्वाधिक 434 आवेदन हुए हैं। पटना जिले इस कोर्स के लिए अब तक 370 शिक्षकों ने आवेदन किया है। मालूम हो कि ब्रिज कोर्स के लिए 24 नवंबर से आवेदन लिया जाना शुरू हुआ है। अब तक 7971 शिक्षकों ने आवेदन किया है। आवेदन 19 जनवरी तक ऑनलाइन लिया जाएगा। नेक्स्ट, बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पदों के लिए होने वाली लिखित परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया है। सामान्य अध्ययन की परीक्षा 10 से 11 जनवरी 2026 को, जबकि वैकल्पिक विषय की परीक्षा 12 जनवरी और अनिवार्य विषय की परीक्षाएं 13, 15 और 16 जनवरी 2026 को आयोजित होनी थी। आयोग ने बताया कि परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया गया है।
नेक्स्ट, आधार कार्ड बनवाने में जो नंबर दिया गया है उसी नंबर से अब मोबाइल अपडेट की सुविधा मिलेगी। अगर आधार में कुछ और नंबर और अपडेट किसी और नंबर से करवाने पर उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जिस नाम से सिम होगा उसी को अब आधार में अपडेट करने की सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्कूल मान्यता उपविधि में संशोधन किया है, जो नए शैक्षणिक सत्र यानी 2026-27 से मान्यता प्राप्त करने वाले स्कूलों पर लागू होगा। नए शैक्षणिक सत्र से संबद्धता के लिए विद्यालय बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी के भी आवेदन कर सकेंगे। अब तक स्कूलों को मान्यता प्राप्त करने के लिए राज्य शिक्षा विभाग से एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य था, लेकिन अब स्कूल बिना शिक्षा विभाग से मान्यता के सीधे सीबीएसई के सरस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। हालांकि पुरानी व्यवस्था भी इसके साथ जारी रहेगी। आवेदन प्राप्त होने के बाद सीबीएसई बोर्ड स्वयं संबंधित राज्य के शिक्षा विभाग से संपर्क करेगा और आवश्यक स्वीकृति मांगेगा। विभाग को बोर्ड से पत्र प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर अपनी प्रतिक्रिया बोर्ड को देनी होगी। अगर बोर्ड को प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त हुआ तो बोर्ड एक रिमाइंडर लेटर विभाग को भेजेगा, जिस पर 15 दिनों के अंदर प्रतिक्रिया देनी होगी। अगर इसके बाद भी प्रतिक्रिया बोर्ड को नहीं मिलेगी तो बोर्ड द्वारा यह माना जाएगा कि विभाग को आपत्ति नहीं है। ऐसे में सीबीएसई संबंधित स्कूल को मान्यता प्रदान करने के लिए स्वतंत्र होगा। नेक्स्ट, घने कोहरे और सर्द हवा से भीषण ठंड के मार झेल रहे बिहार के लोगों को 4 जनवरी तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए शीत दिवस और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। राज्य के अधिकतर जिलों में शीत दिवस जैसी स्थिति बनने को लेकर ऑरेंज अलर्ट और कई जिलों में 1 या 2 स्थानों पर घने कोहरे को येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। राज्य में 3 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव का आसार नहीं है। सर्द पछुआ हवा की रफ्तार बढ़ने से राज्य भर में कपकपी वाली ठंड लोगों को परेशान कर रखा है। सोमवार को राज्य के अधिकतर इलाकों में 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछुआ हवा चली। उत्तर बिहार के ज्यादातर जिलों में कोहरा छाया रहा। फारबिसगंज और नालंदा शीत दिवस की चपेट में रहा। ज्यादातर शहरों के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। राज्य का न्यूनतम 8.4 से 13.5 और अधिकतम तापमान 13.5 से 17.7 डिग्री के बीच रहा। बिहार का सबसे कम तापमान 8.4 डिग्री फारबिसगंज में और सबसे अधिक तापमान 17.7 डिग्री विक्रमगंज में रिकॉर्ड किया गया। तो धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। धन्यवाद।